नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला है हरियाणा विशेष का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत नए वाहन पर 10% की छूट दी जाएगी। साथ ही पुलिस वाहनों को चलाने के लिए 1500 भर्ती भी की जाएगी। सीएम ने कहा कि पसंदीदा नंबरों की डिमांड पूरी करने के लिए पसंदीदा नंबरों की अब ई नीलामी होगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि रेवाड़ी के मनेठी में एम्स के निर्माण के लिए जमीन को फाइनल कर दिया गया है और हरियाणा लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी की तैयारी की जा रही है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसले: शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू करने पर चर्चा, विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी, एमएलए के ड्राइवर और पीए का भत्ता 20,000 किया गया और आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी। साथ ही कपड़ा क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। एचपीएससी के जरिए 205 आयुष चिकित्सकों की भर्ती होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियम निरस्त होंगे। जीएमडीए और एफएमडीए में सीईओ नियुक्ति के नियमों में संशोधन। पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर 10% की छूट। वाहन पंजीकरण में भी 25% की छूट मिलेगी। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए रूल नोटिफाई। 1980 से पहले की रजिस्ट्री वालों को राहत। 100 स्क्वायर मीटर के प्लांट का डिवीजन हो सकेगा। मनेठी एम्स के लिए जमीन को लीज पर देने की मंजूरी। वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई नीलामी प्रणाली शुरू की मंजूरी। 112 की गाड़ियों के लिए 1500 ड्राइवर्स की भर्ती। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होगी। कपड़ा क्षेत्र में 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। क्या कुछ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया, आपको सुनाते हैं। और जो एक एजेंडा और जो विधिवत एजेंडा में नहीं होता है वो तो रखा जाता है चेयर से, और वो है अगला सेशन की तारीख हमने सुझाई है कि 22 दिसंबर से सेशन शुरू हो। और वो कितना समय चलेगा और कितने दिन चलेगा ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उस दिन तय करेगी 22 तारीख को। तो 22 तारीख को आज हम अपने ओर से रिकमेंड करके गवर्नर साहब को भेज देंगे। गवर्नर साहब उसको परमिशन देंगे तो 22 तारीख को सेशन। एक वाहन स्क्रैपेज नीति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। वाहनों के जो नंबर होते हैं, जो खास करके प्रायोरिटी नंबर्स लोग लेने की जो इच्छा करते हैं, उन सबको छोड़ने का काम तो हमने पहले पारित कर दिया था। आज उसकी ई नीलामी का भी प्रावधान कर दिया है कि वो सारे नंबर अब नीलाम होंगे। यानी जैसे छोटे नंबर हैं, 1 नंबर है, 11 है या 99 है, या जो भी ऐसे प्रेफरेंशियल नंबर जो है वो सब कुछ रिजर्व कर दिए कि ये नीलाम होंगे, बाकी सब मिलेंगे।
और उसके बाद भी अगर किसी कुछ नंबरों की डिमांड लगता है कि बहुत ज्यादा निकलेगी, आगे चल के नंबरों में जोड़ा जा सकता है, या नीलामी में जो नहीं जाएंगे उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बता दिया गया है। रेवाड़ी जिले में मनेठी में एम्स, जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी वहां लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि जल्दी इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज इसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको लीज पर देने का 99 साल की लीज का वो पारित हो गया है और अब उनके लिए कारगर रास्ता बन गया कि वो कभी भी इसका शिलान्यास करके और एम्स उसकी बिल्डिंग बने और एम्स चालू हो। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने 4 पुराने कानून वापस लिए हैं जिनकी मौजूदा समय में कोई जरूरत नहीं रह गई है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार कई विभागों को मर्ज करने पर विचार कर रही है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुराने कानून जो अब निरर्थक हो गए प्राय क्योंकि 100 साल पुराने भी कानून थे, उस समय शायद उपयोगी रहे होंगे, वो नहीं है, तो ऐसे केंद्र में भी उनको निरस्त किया जा रहा है। प्रदेशों में भी लॉ कमीशन के माध्यम से हम उनका चिन्हित करते हैं और जो कानून अब समय के हिसाब से उपयोगी नहीं रहे ऐसे कानूनों को वापस किया जाता है। 4 कानून इस बार ये वापस किए गए हैं। पंजाब स्मॉल टाउन टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, पंजाब म्यूनिसिपैलिटी टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, फिर पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स वैलिडेशन ऑफ लिस्ट 1943 का है और पंजाब म्यूनिसिपल टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1956 का है। ऐसे ये 4 एक्ट अब निरर्थक हो गए हैं। इसकी बजाय अब नए जो टैक्स हैं, नए जो एक्ट है वो अब लागू चल रहे हैं। अभी विचार चल रहा है, अभी हुआ है डिपार्टमेंट्स का कुछ, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट से परामर्श करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ समय लगता है। लेकिन डिपार्टमेंट्स कई बार ऐसा होता है जो एक जैसे ही काम है, अब एक जैसे काम में 2 जगह बांट के करना, फिर उतने अधिकारी ज्यादा करना, उसका अननेसेसरी जिनका खर्च है, अननेसेसरी मैन पावर ज्यादा लगती है, उन सबको एक प्रकार से रिवाइज करने का काम है। पहले भी कई बार हुआ है, एक डिपार्टमेंट के 2 भी हुए हैं, 2 के 1 भी हुए हैं। वो एक सामान्य प्रोसेस है, कोई उसके अंदर बहुत बड़ा काम नहीं। वहीं एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एमबीबीएस छात्रों के डेलीगेट्स के साथ जो बैठक हुई है जिसमें बहुत से छात्रों ने हमारे प्रपोजल पर सहमति जताई है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल को लेकर कहा कि छात्रों ने 4 मुद्दे रखे हैं और उनकी मांग पर सीएम ने अपनी सहमति दे दी है। अब छात्रों को सहमति बनानी चाहिए क्योंकि छात्रों की मुख्य मांगों को मान लिया गया है। नहीं देखिए, अब क्योंकि आज वो लोग गए हैं, उन्होंने फाइनली आज करके बताना था, हमारी ओर से फाइनल है। अब उसको 1 आध दिन में उसको नोटिफाई कर देंगे और नोटिफाई करने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सहमति जताई है। जितने लोग आए थे उसमें से मेरा मानना है कि 80% लोग उसमें सहमत थे। कुछ थोड़े बहुत होते हैं जिनके मन में अदरवाइज कुछ विचार होते हैं, कुछ ना कुछ बैक्ड बाय सम अदर फोर्सेस, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अब उसके अंदर जो एक नियम बनाया, पॉलिसी बनाई, उसके हिसाब से सरकार जो उसी पर लागू रखेगी, उसको अकॉर्डिंगली उसका एक्शन लिया जाए। देखिए, मेरी मुलाकात जब मैं रोहतक गया था 7 इनके छात्र नेताओं से, मेरे आगे उन्होंने 4 पॉइंट्स रखे। पहली चीज कि जब हम एमबीबीएस से एमडी और एमएस की ओर जाएंगे तो क्या हमारा बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, और मुझे लगता है सीएम साहब ने उस पर कल सहमति दे दी। बल्कि उस केस के अंदर जब वो एमडी करेंगे तो वो पीरियड भी बॉन्ड के अंदर ट्रीटेड पीरियड के तौर पर काउंट होगा, जो कि उनकी बात की सहमति। दूसरी चीज 40 के आंकड़े को नीचे लाने की बात है। मैं तो सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार हमने डिस्कशन करी और उन्होंने कल सहमति जताई कि इसको कम कर 30 लाख कर दिया जाएगा, जो कि ऑप्टिमम 25 लाख रुपए ही बच्चे के ऊपर 25-23 लाख रुपए पड़ेगा। तीसरा विषय उनका था कि अगर गवर्नमेंट जॉब अश्योरिटी नहीं देती तो क्या बॉन्ड का बर्डन हमारे ऊपर तब रहेगा, और इस पे बड़ी अच्छी तरीके से कल निर्णय ले लिया गया है कि बॉन्ड का अगर गवर्नमेंट अश्योर्ड आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं दे पाती 1 साल के अंदर तो आपको बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल बेयर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हो तो आप वहां से बॉन्ड की जो किस्त है उसको भर पाते।
एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रोहतक पीजीआई में चल रहे धरने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन छात्रों को समर्थन दिया और पॉलिसी को छात्रों के हित में नहीं बल्कि पैसा कमाने की पॉलिसी करार दे दिया है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने आश्वासन दिया है कि उनकी आवाज संसद के सत्र में तो उठाएंगे ही, साथ ही हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ऐसी बॉन्ड पॉलिसी किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है और हरियाणा सरकार इन छात्रों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाना चाहती है। सरकारी संस्थान शिक्षा देने के लिए होते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। लेकिन ये सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनहीन है और इस बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से छात्रों से पैसा कमाना चाहती है, जो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपेंद्र जी, जिस तरह से बॉन्ड पॉलिसी नहीं का नाम ही गलत आप लोग लिख रहे हो प्रेस में, ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी है। ये बॉन्ड नहीं है, फीस है। फीस को डेफर करने का एक तरीके से ये इनकी एजुकेशन के संबंध में जो एक्सपेंसेस हैं और आगे अपने मेडिकल जो इनको कॉलेजेस खोलने के लिए जो एक्सपेंसेस करने हैं, बैंक के साथ टाई अप करके कहीं ना कहीं वो फीस स्टूडेंट्स पे थोपने की ये पॉलिसी है। इसीलिए इस पॉलिसी के खिलाफ जो स्टूडेंट्स की जो ये एजिटेशन है, ये पूरी तरीके से जायज एजिटेशन है। ऐसी पॉलिसी पूरे देश में, एक बार सत्यवान जी मेरा मोबाइल बाहर है क्या, बस पूरे देश में सारे स्टेट्स का भी आपने कंपैरिजन दिया, किसी स्टेट में इसके आसपास कोई पॉलिसी नहीं है। एक मेघालय के अंदर थोड़ी बहुत वहां पर, मगर मेघालय के अंदर क्या परिस्थिति है वो हम नहीं कह सकते। वहां भी इन्होंने जो रखा है मेघालय के अंदर, वो भी लगभग जो 20 लाख के आसपास का मैं देख रहा था और 2 साल की सर्विस का था। ये सबसे क्लोजेस्ट है, नहीं तो ज्यादातर तो कोई है ही नहीं कंडीशन, जैसे यहां नहीं थी कंडीशन और किसी स्टेट में है नहीं। ये बॉन्ड पॉलिसी ही नहीं, का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग की जमीन को लेकर पंजाब गवर्नर के बयान पर पलटवार किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नई विधानसभा का काम प्रक्रिया के तहत होगा। पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हुड्डा को कांग्रेस जोड़ों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, लैंड जो हमारी विधानसभा के लिए मांगी गई, इसका औपचारिक तरीका विधानसभा से नहीं। लैंड विल बी टेकन थ्रू द चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने औपचारिक तौर पर उसके बाद पत्र लिख के भेज दिया है। उस पत्र को गवर्नर साहब यूनियन होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे और यूनियन होम मिनिस्टर के सामने पहले ही ये फैसला इस विषय के ऊपर जयपुर के अंदर जब नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी तो हो लिया। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, लैंड आइडेंटिफाइड है। अब तो सिर्फ ये है कि लैंड के बदले में लैंड लेने के प्रस्ताव के अंदर यूटी अप्रूवल देगी होम की तरफ से, या लैंड के बदले प्राइस अमाउंट ट्रांसफर पे दी, उसके ऊपर फैसला करना है। और वो फैसला एडमिनिस्ट्रेटर यूटी इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी, यूनियन होम मिनिस्ट्री इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन इट। तो मुझे लगता है कि जब होम मिनिस्टर ने कैबिनेट जो हमारी नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी उसमें इसमें सहमति दी, तो कोई ज्यादा डिले इसमें होगा। ये सब हुड्डा साहब को भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस जोड़ो की ओर भी सोचना। आज कांग्रेस पार्टी की यह हालत होगी कि इनके नेता फील्ड में तो जा नहीं पा रहे और आपसी एक दूसरे पे आरोप लगाकर कांग्रेस को दिन प्रतिदिन खत्म कर। आपने खुद देखा कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कैसे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए शब्द यूज करे, गद्दार है। आपके सामने 8 तारीख को हिमाचल का रिजल्ट आए और नतीजा देख लेना हिमाचल में कांग्रेस का क्या। आपने आदमपुर में देखा किस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक भी हुड्डा फैक्ट को छोड़ के कोई आदमी नहीं आया प्रचार। ये चीज साबित है उनका तो संगठनिक ढांचा ही आज खड़ा नहीं हो पा रहा और वो ऐसे 2 दलों के लिए बात करते जिनका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है
और उस चीज को कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो राजनीतिक तौर पर आमतौर पर हम करते हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो, मुझे लगता है कि 2024 के अंदर कांग्रेस का देश में से सुपड़ा साफ देश की जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जेजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है तो दूसरी तरफ अभय चौटाला ने जेजेपी के स्थापना दिवस पर निशाना साधते हुए इसे दिवालिया दिवस बताया है। तो दूसरी तरफ इनेलो के पूर्व विधायक के जेजेपी में शामिल होने पर दुष्यंत चौटाला ने इनेलो पर बड़ा हमला बोला है। का स्थापना दिवस भिवानी में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? दिवालिया दिवस है, स्थापना नहीं। सर एक बात, अजय चौटाला ने भी यात्रा करी थी, आपने कुछ कहा स्टेज से कि फर्जी यात्रा थी, फर्जी, उसका खामियाजा भुगता हमने। मैं ये मानता हूं कि ये एक शुरुआत है उस दौर की जहां हमें जो कमजोर करने की, तोड़ने की बात किया करते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी ये स्थिति है कि उनके पास संगठन में लोग रोकने की जगह नहीं और दिन प्रतिदिन संगठन भी निरंतर कमजोर होता जा रहा है और उसका फ्रस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से आपने टीवी पे, मीडिया पे निरंतर देखा। बहादुरगढ़ में इनेलो राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला लिया गया है। नई सिरे से पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने की रणनीति बनाई गई है। इनेलो की प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी में युवाओं को संगठन में नियुक्तियां देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा विरोधी नीति पर सरकार के खिलाफ भी एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि इनेलो पार्टी प्रदेश भर में एक पदयात्रा भी निकालने जा रही है। इस पदयात्रा का स्वरूप और रूट क्या हो, इसके लिए 9 सदस्य कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही अभय चौटाला गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ोतरी निर्धारित नहीं करने के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव पास किया गया। ये हमारी 3 साल से राज्य कार्यकारिणी बनी थी और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे युवा साथी जो थे वो अपनी युवा की जिम्मेवारी को निभा करके आज 35 वर्ष से बड़ी उम्र में आ गए। उन लोगों को आगे कोई जिम्मेवारी मिले, उनको कहीं डिस्ट्रिक्ट में, कहीं स्टेट में एडजस्ट किया जाए, वो लोग पार्टी को, संगठन को और मजबूत कर सके। इसके लिए सबकी इच्छा थी कि वो इग्नोर ना हो, इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया जाए ताकि उन लोगों को एडजस्ट किया जाए और जो प्रदेश में संगठन में जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी कोई मजबूरियां होगी, कोई बड़ी उम्र में चला गया, किसी के घरेलू कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमार रहने लग गया, जो स्वेच्छा से ये कहता है कि मेरी जगह किसी दूसरे को जिम्मेवारी सौंपी जाए, तो वहाँ पे भी कोई अच्छे साथियों को उनसे पूछ करके जिम्मेवारी देंगे। हमने 9 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है, वो 9 लोग बैठ करके फैसला करेंगे कि यात्रा का रूट क्या हो, यात्रा की रूपरेखा क्या हो, लोगों में क्या मैसेज आएगी उस यात्रा के माध्यम से, वो तय करेंगे, उसके बाद बता पाए। यात्रा सरकार ने किसान को गन्ने का मूल्य नहीं दिया अब की बार, जबकि हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है जितनी छोटी स्टेट होते हुए, और हमें हमेशा ही चाहे किसी का भी राज रहा, गन्ने का रेट हमेशा सबसे ज़्यादा रहा। अब की बार जानबूझ करके सरकार ने किसान को कमज़ोर करने के लिए रेट नहीं बढ़ाए। हमने मांग रखी है कि रेट 400 रुपये क्विंटल कम से कम होना चाहिए। एक प्रस्ताव तो ये था जो पास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गोहाना के भैंसवाल गांव में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भारत जोड़ो नहीं, भारत कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलानी चाहिए। वहीं गठबंधन को लेकर विपक्ष के बयानों का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन पहले की ही तरह चलता रहेगा। साथ ही जिला परिषद का चेयरमैन को लेकर दावा करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जहां तक उनके अधिक कार्यकर्ता जीते हैं वहां चेयरमैन बनने के लिए कार्य किया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा भर में प्रयास शुरू हो चुके हैं। उसके लिए हर साथी मेहनत कर रहा है और मैं मानता हूं कि एक मील का पत्थर है और एक नया रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर जननायक जनता पार्टी के सभी साथी मिलकर बनाए। बधाई देता हूं सभी साथियों को जो जीत कर आए हैं, खास तौर पर पदाधिकारियों ने
इस बार पूरी मेहनत और लगन से इस चुनाव को लड़ा है और उसका नतीजा भी आया कि जिला परिषद की अधिकतम सीटों पर हमारे पोस्ट होल्डर्स जीत के आए हैं। इससे खुशी की क्या बात होगी। गठबंधन की जहाँ बात है मजबूती से चलेगा, क्योंकि हमारा स्थापना दिवस है। ये हमारे संगठन की ताकत देखनी है और मुझे लगता है हर पार्टी ये प्रयास करती है वो अपनी ताकत को बढ़ाए और मिलकर हमने आज तक जो कार्य किया है उसको आगे लेके चले। पहले उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलानी चाहिए, ना कि भारत जोड़ो यात्रा। आज कांग्रेस की जो हालात है, सबसे खिंडिया हुआ दल अगर कोई है देश में तो कांग्रेस। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने तोशाम के 1.5 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने ग्रामीणों को 9 दिसंबर को भिवानी में आयोजित जेजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के सभी गाँव में ई लाइब्रेरी बनवाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। अगले 2 सालों में 6,800 पंचायतों को और मजबूत करने का हमारा लक्ष्य तय किया गया है। इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली जन सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी, जो कि अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी। तौर पर 75% आरक्षण की बात हो, नौजवानों के रोजगार को सुनिश्चित करने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, ये सारी की सारी चीजें, लाइब्रेरी का एक नई प्रथा दुष्यंत जी ने गाँव-गाँव में चलाई। तो ये काम जो किसी ने आज तक सोचा नहीं था वो दुष्यंत जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला के सरकारी अधिकारियों का लाल और नीली बत्तियों से मोह भंग होता नहीं दिख रहा है। अधिकारी सरेआम कानून का धज्जियां उड़ाते हुए बत्तियां लगाकर कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। अंबाला में कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के सामने जब ये मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने डीसी को तुरंत जांच के आदेश दिए और कहा कि इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सहकारिता मंत्री ने तुरंत डीसी को जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि लाल और नीली बत्तियां लगाकर कार्यक्रम में पहुंच रही हैं अधिकारी। इसकी शिकायत मिलने के बाद सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। वीआईपी कल्चर से अधिकारियों का मोह भंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा से शमशेर शर्मा प्रधान ब्राह्मण सभा एचएमटी पिंजौर कालका और प्रतिनिधि मंडल ने उनके आवास चंडीगढ़ पर शिष्टाचार भेंट कर ब्राह्मण समाज के उद्यान और पिंजौर कालका के विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद प्रधान शमशेर शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर को करनाल के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में होने वाले प्रदेश स्तरीय भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। महाकुंभ में सीएम मनोहर लाल के अलावा सांसद, मंत्री और विधायक सहित दूसरे गणमान्य भी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने समस्त ब्राह्मण समाज को भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील करते हुए ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया है। विनोद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण महाकुंभ में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज से रूबरू होकर समाज को बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। तो वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला से आई कई वर्गों के लोगों को 11 दिसंबर को करनाल के सेक्टर 12 में होने वाले भगवान परशुराम के महाकुंभ का निमंत्रण दिया। साथ ही तमाम लोगों से महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर महाकुंभ को सफल बनाने की अपील की है। इस दौरान तमाम लोगों ने कार्तिकेय शर्मा के निमंत्रण का स्वागत किया। साथ ही कहा कि अंबाला का प्रतिनिधित्व करते हुए करनाल में भगवान परशुराम के महाकुंभ में भारी संख्या में भागीदारी दर्ज कराएंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा से मिले कई वर्गों के लोग। चलिए हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी इन खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।